द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद, स्वागत। आज मेरे साथ जयपुर से मौजूद हैं संजय दीक्षित जी। एज यू नो, ही इज़ अ फॉर्मर IAS ऑफिसर और उससे पहले वो मरीन इंजीनियर के तौर पर काम कर चुके थे और 3 मास्टर्स किए हैं उन्होंने। उसके अलावा लॉ भी किया है, उर्दू भी जानते हैं। तो सर, ये इल्म का इतना शौक कहाँ से आया आपको? ये मेरे ख्याल से तो शुरू से रहा है। वैसे मैं उर्दू भी जानता हूँ, संस्कृत भी जानता हूँ, ओके, दोनों जानता हूँ। जबरदस्त। तो नहीं, बचपन से ही शौक था थोड़ा सा पढ़ने में। किस हद तक उर्दू से आपकी है प्रोफिशिएंसी? नॉट वेरी आसानी से ग्रेट। मैं हाँ, मैं जासूसी दुनिया वगैरह पढ़ लेता हूँ। अच्छा, ओके, 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 ऑलराइट, इससे ज़्यादा नहीं है। और अच्छा, अगर जो है वो जो हाथ से लिखे अल्फाज हैं वो पढ़ने में हाँ, मुझे कई बार दिक्कत आ जाती है। ओके। अच्छा सर, प्रिंटेड तो मैं पढ़ लेता हूँ। जी, आपने इस्लामिक थियोलॉजी का मुतालिया भी किया है, इस्लामिक पॉलिटिकल थॉट का, पाकिस्तान पे भी आपकी नज़र है, हिस्ट्री पे भी। तो आपके ख्याल में कौन-सी वो बातें हैं, जो एक आम पाकिस्तानी नहीं जानता या उससे छुपाई जाती है? कोई ऐसी बातें हैं आपके ख्याल में? मेरे ख्याल से कई बातें हैं। सबसे पहली बात तो जो आम पाकिस्तानी है उसको अपनी तारीख का बिल्कुल ही इल्म नहीं है। वो अपना इतिहास या हिस्ट्री जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं, उस हिस्ट्री से वो बिल्कुल ही एक तरह से नावाकिफ़ है। उसको कुछ भी उसके बारे में पता नहीं है। और एक जो क्रिएटेड हिस्ट्री है वो बनाई गई है पाकिस्तान में। कुछ लोगों ने मुझे भेजे थे आपके जो निसाब या जो सिलेबस चलता है उसके कागज़ात, तो मैंने देखे थे। उसमें तो भाई पाकिस्तान इज़ इन एग्जिस्टेंस सिंस मोहम्मद बिन कासिम्स डेज़। तो इस तरह की बातें लिखी हुई हैं। तो वैसे भी मुझे पता नहीं, क्योंकि आई एम नॉट अवेयर ऑफ द एग्जैक्ट स्टैटिस्टिक्स। हुँ, हुँ। लेकिन ये भी बताया जाता है कि ये जो बताया जा रहा है, ये जो हिस्ट्री जो बताई जा रही है, ये भी जो लिटरेट है, आई थिंक लिटरेसी इज़ अबाउट 65% इन पाकिस्तान और मोर। 65 से भी कम है, जी। तो वो जो लिटरेट जो पोर्शन बताया जाता है, उसमें से भी 50 टू 60% आर मदरसा एजुकेटेड। अब मदरसा एजुकेटेड ना भी हो, लेकिन जो फंक्शनल लिटरेसी है, जिसको फंक्शनल लिटरेसी कहते हैं कि आप कोई फॉर्म फिल कर सकें, कोई लेटर लिख सकें, कोई रोज़मर्रा का काम आप चला सकें, तो हुँ। वो तो मेरे ख्याल है 20% से भी शायद ज़्यादा ना हो। हाँ, तो दैट इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन कि आप 21st सेंचुरी में आप की लिटरेसी इतनी है, और वो जो लिटरेसी है उसको भी ये मोहम्मद बिन कासिम वाला जो वाली जो हिस्ट्री है वो पढ़ाई जाती है, क्योंकि उसको पूरी तरह से थियोलॉजी के साथ में रेट्रोफिट किया गया है। इट इज़ नॉट हिस्ट्री जिसको हम समझते हैं कि भाई हिस्ट्री इज़ अ स्टडी ऑफ फैक्ट्स। जो फैक्ट्स थे, जो वक्त वक्त पे जो चीज़ें हुई हैं, इवेंट्स, हुँ, 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 उनका वो एक फेथफुल अकाउंट तो नहीं ही है। हुँ, जैसे इतिहास बोलते हैं हिस्ट्री को, इतिहास। जी, तो इतिहास का संस्कृत में करेक्ट मतलब है एज इट हैपेंड। ओके। एज इट हैपेंड, नॉट एज़ फैब्रिकेटेड। नॉट एज फैब्रिकेटेड, एज इट हैपेंड। इट लिटरली मीन्स दैट। ओके। और इसलिए आप देखेंगे कि इफ़ यू गो थ्रू द क्लासिकल टेक्स्ट, टेक्स्ट लाइक महाभारत, which is probably the greatest, the longest epic in the world, तो महाभारत में किसी की भी कोई बात छुपाई नहीं है। कि मान लीजिए युधिष्ठिर की भी कोई कमज़ोरियाँ हैं और उसके कोई कमज़ोर पलों में उसका वो कैरेक्टर आ रहा है सामने, वो छुपाया नहीं गया। इट इज स्टेटेड एज इट इज, इतिहास एज इट हैपेंड। हुँ, यहाँ तक कि कृष्ण, जिनको भगवान का दर्जा हासिल है, अ, उनके भी अगर कोई माइनस पॉइंट्स हैं जो कि बहुत कम है, लेकिन वो भी छुपाए नहीं गए बिल्कुल कतई। हुँ, और उनको जो है वो किया गया है फिर
आप जो है यू आर फ्री टू मेक योर ओन इंटरप्रिटेशन। जी बिल्कुल और संजय जी, इस दूसरी तरह जो का, एक सॉरी एक फॉर तो ये इंटरप्शन, ये एक अंग्रेजी में इसके लिए बड़ा अच्छा एक फ्रेज है, वाट्स एंड ऑल। व्हाट्स एंड जैसे ऑल, यस। वाट्स एंड ऑल बायोग्राफी, यानी ऐसी बायोग्राफी जिसमें उस बंदे की खूबियां भी हैं, खराबियां भी हैं, कमजोरियां भी हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो ज्यादातर जो इस तरह की जो बड़े लीडर्स की लिखी जाती है उसको हैगियोग्राफी कहते हैं, यस, बायोग्राफी ऑफ सेंट्स, कि जिसमें उनकी कोई कोई फॉल्ट और फ्लॉ नहीं दिखाया जाता, उनको परफेक्ट दिखाया जाता है, कोई ह्यूमन वीकनेस उनमें नहीं थी। जी एक तो ये एक कमज़ोरी है, और बहुत बड़ी कमज़ोरी है कि साहब कि जो लोग फंक्शनल लिटरेट हैं उनको तो इस तरह की हिस्ट्री मालूम है, और जो लोग बाकी जो 40% जो है वो लिटरेट नहीं है, उनको तो फिर मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है वो आप हम सभी जानते हैं कि दे ओनली लर्न फैंटेसी। और फिर थियोलॉजी में चूंकि नॉन मुस्लिम की हेट्रेड जो है वो इतनी इनग्रेंड है, तो दे डेवलप विथ ऑल दैट। उनको तो काफ़िर दुश्मन भी दिखाई पड़ता है, काफ़िर नजस भी दिखाई पड़ता है, और फिर उसके बाद फिर उसको ग़ज़वाए हिंद भी पढ़ाया जाता है। अच्छा, ग़ज़वाए हिंद का मज़ा ये है कि साहब कि अगर आप हमारे लोगों के यहाँ से हमसे पूछ लेना, हमारे जो मौलवी हैं भारत में जो है उनसे जी पूछ लेते हैं तो साफ डिनाई करते हैं कि नहीं 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 नहीं, ये तो हदीस जो है ये ज़ईफ़ है, जई जईफ हदीस ज़ईफ़ है है, जी। ये तो ज़ईफ़ हदीस है, तो ये तो नसाई की हदीस है, ज़ईफ़ है, हम्म। तो उसको वो ज़ईफ़ बोल देते हैं। बट इफ़ यू लिसन टू पाकिस्तानी मौलानास, वो तो आप, मैंने किसी को नहीं सुना आज तक कहते हो कि ज़ईफ़ है। हम्म। वो तो इसको बिल्कुल गॉस्पेल की तरह प्रीच करते हैं, एज इफ दिस इज द फ्यूचर दैट हैज टू हैपन। जावेद गामदी का मैंने पढ़ा था, और 90s की बात है, उन्होंने उस वक्त भी कहा था कि ये ज़ईफ है, लेकिन गामदी साहब को कोई ज्यादा सीरियस लोग उनको लेते तो नहीं। भगाना पड़ा ना फिर बाद में। जी जी ही हैड टू लीव पाकिस्तान। यस, ऐसी ही बात हैड टू कहेंगे तो लीव। पाकिस्तान में कैसे रहेंगे। पहले जो है वो मलेशिया गए, और आजकल वो अमेरिका में है, डेलस में है उनका सेंटर जो है ना। हम्म। हाँ, लेकिन उन्होंने भी अपना जो रवैया है थोड़ा तब्दील किया है, मैं देख रहा हूँ कैसे? आजकल थोड़ा एंटी काफिर हो रहे हैं अच्छा। ज़्यादा। ओके। वो जो पुरानी जो है, जहाँ बहुत पॉपुलर है, भारत में भी पॉपुलर है, उनका एक वो क्लिप जो चलती है जिसमें वो बताते हैं कि मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है, और जिसमें वो कहते हैं कि साहब की जो दीनी तालीम है वो 12वीं तक नहीं देनी चाहिए, 12वीं के बाद दीनी तालीम। जी वेरी सेंसिबल थिंग्स ही सेज, बट या आई थिंक आफ्टर इमीडिएटली आफ्टर दैट ही हैड टू लीव। और अब उसमें उन्होंने थोड़ा सा तब्दीली कर ली है, ऐसा लगता है मुझे। अ, अच्छा, दूसरी जो चीज़ जो मुझे लगती है ना, वो दैट अफ्लिक्ट्स इवन द बेस्ट एजुकेटेड, क्योंकि पाकिस्तान में मुझे अभी तक एक भी बंदा ऐसा नहीं दिखा जिसको हिंदुज़म के बारे में पता हो। आई हैव हर्ड इवन पीपल लाइक आपके ये परवेज़ हुद भाई जैसे लोग जो हैं, जी considered big intellectuals, even they have no idea, they have no idea of Hinduism. हिंदुज़म पूछे आप किसी पाकिस्तानी से, किसी एलीट से, किसी इंटेलेक्चुअल से, तो उसको बस यही समझ में आएगा क्या, अच्छा हिंदुज़म मीन्स मनुस्मृति, हिंदुज़म मीन्स कास्ट, विच इज़ एब्सोल्यूट नॉनसेंस, बट दे स्टिक टू इट। अभी आपके बीच में ये स्वीडन वाले थे, क्या नाम था इनका, इश्तियाक अहमद है, जी जी ये बड़े पॉपुलर हुए थे, तो इनको भी किसी ने कन्फ्रंट किया तो बड़े इरिटेट हो गए, और बड़ा नो आइडिया, एब्सोल्युटली जिल्च। अब इस लेवल की इग्नोरेंस तो मैं वेस्ट में भी नहीं देखता हूँ। वेस्ट में तो खैर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऑफ कोर्स दे हैड देयर ओन, लॉट ऑफ देम हैड देयर ओन मिशनरी एजेंडा ऑफ कन्वर्शन। वो सब होने के बावजूद दे ट्राइड टू understand the true spirit, the true meaning, the the multifacets of Hinduism. उन्होंने एक्चुअली मोनिज्म और मोनोथेइज्म में डिफरेंशिएट करने का सोचा और उसको समझा। तो ये दो जो है ना, ये दो बड़ी प्रॉब्लम है। एक तो जनरल है, अच्छा जनरल में हो सकता है कि साहब के एलिट्स को कुछ को पता हो, उनकी हिम्मत नहीं है वो बोल सके,
जैसे जो हिस्ट्री वाली बात है, तो अशराफ को पता हो सकता है, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं है बोल सके, क्योंकि जो आपका मौलाना और आर्मी जो गठजोड़ है, दैट इज़ सो पावरफुल। बल्कि मुझे कभी बार लगता है कि आप जो है वो कैसे बोल लेते हैं? क्या आपको खतरा नहीं होता? दैट इज़, आई ऑफ़न वंडर, क्योंकि मैंने कई लोगों को देखा है बोलते-बोलते चुप हो जाते हैं। जी, तो ये 2 मुझे लगता है ख़ास तौर से ये दिक्कतें हैं, और ये दिक्कतें जब तक रहेंगी, तो आप सोच लीजिए कि अ, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर पाकिस्तान टू एवर अंडरस्टैंड इंडिया। और और फिर मेरा उस ख्याल है कि जो कश्मीर की बात है, या कश्मीर पे भी मैं कई दफ़ा अपने शोज़ में भी कहा है कि मेरा नहीं ख्याल कि इवन 1% ऑफ पाकिस्तानीज़ नो एनीथिंग सब्सटेंटिव अबाउट द कश्मीर इशू। कि मसलन उनसे अगर आप ये कहें कि भई आप 10 मिनट में, 15 मिनट में मुझे बता दो, कश्मीर का मसला कैसे पैदा हुआ, किन मराहिल से गुज़रा, किन स्टेजेस से गुज़रा, तो वो नहीं एक्सप्लेन कर पाएँगे। सो सम स्लोगन्स हैव बीन फेड, और उसकी बेसिस पे वो सारा अपना थीसिस फिर आगे चलाते हैं। और दूसरा जो मैंने देखा कि हमारे मीडिया में जैसे मणिपुर का वाक़या था कि वहाँ पे जी फसादात हो गए, और वो उसको हाईलाइट किया जाता है कि जी क्रिश्चियंस के साथ वहाँ ज़्यादती हो रही है। लेकिन कोई मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, कोई टीवी चैनल ये बॉदर नहीं करता कि किसी एक्सपर्ट को बुला के उससे पूछे कि भाई इसको ज़रा एक्सप्लेन कर दो, क्या चल क्या रहा है वहाँ पे। आपके पास अगर एक्सपर्ट नहीं है तो इंडिया से किसी को ले लो, लेकिन इतना तरद्दुद, इतना कोई एहतमाम कोई नहीं करता। वो कहते हैं कि जो ईजी प्रोपेगेंडा है ना, कि बस वहाँ पे जी क्रिश्चियंस के चर्च जलाए जा रहे हैं, उनको मारा जा रहा है, दैट इज़ इनफ। So there is no need to educate the audience. So indoctrination is good enough. तो बेसिकली ये अप्रोच मुझे लगती है। हाँ, ये अप्रोच है भी, और चूँकि उम, ये पहले बात होती रही है ना, क्या अल्लाह, अमेरिका और आर्मी, ये 3 लोग चलाते हैं पाकिस्तान को। तो फिर अगर ये 3 लोग पाकिस्तान को चलाएँगे, तो फिर उनका इंटरेस्ट किसमें है? उनका इंटरेस्ट एजुकेट करने में तो नहीं ही है ना। एजुकेट करने से तो अवाम खुद मुख्तार हो जाएगी, वो उसमें खुद में सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ऐसी चीज़ें होंगी तो फिर ये जो सिस्टम है, दैट विल फील थ्रेटन्ड। तो दैट इज़ द डिफ़िकल्टी। अब मैं तो कंपैरिज़न भी नहीं करता। हमारे यहाँ तो मोदी जी को अगर आप डेली देखें, तो मोदी जी को जितनी गालियाँ पड़ती हैं, उसका जी अगर जी। 1% भी आसिम मुनीर को पड़ जाए, तो मेरे ख़्याल से तो आसिम मुनीर कत्लेआम कर दें। हम्म। अच्छा, संजय जी, हमारे यहाँ जो नैरेटिव ऑफ विक्टिमहुड है या नैरेटिव ऑफ ग्रीवेंसेस है, उसमें दो तीन चीज़ें बड़ी अहम हैं कि पार्टीशन से पहले जो है शुद्धि की एक तहरीक चलाई गई। हुँ, और जहाँ तक मेरा इल्म है, ये आर्या समाजी जो सेक्ट है, ये स्कूल ऑफ थॉट है, उनकी तरफ से चलाई गई, और वो कोई बड़ा सेक्ट नहीं है हिंदुइज्म में। लेकिन पाकिस्तान में उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है। कई लोगों से मैंने ये सुना, एक डिप्लोमेट, सीनियर डिप्लोमेट भी यही कह रहे थे कि जी देखिए उन्होंने तो शुद्धि की तहरीक चलाई थी। तो हुँ, अब मैं जब उनसे पूछता हूँ कि भाई शुद्धि में क्या हुआ, क्या था, कितने मुसलमानों को जबरदस्ती हिंदू बनाया गया, क्या जुल्म सितम ढाए गए, और दूसरा जो है वो होता है कि जी 1937 में जो कांग्रेस ने मिनिस्ट्रीज बनाई ना, उन्होंने हुँ, अनस्पीकेबल अट्रॉसिटीज की। तो हुँ। ये दो दो मेरे ख्याल में बड़ी ग्रीवेंसेस हैं। तो आप कैसे देखते हैं इनको? एक विक्रम संपत ने एक किताब लिखी सावरकर के ऊपर, जी जी। और सावरकर का एक डायलॉग है आपके मौलाना शौकत अली से, मोहम्मद अली जौहर के जो भाई थे, जी भाई। जी। भाई थे। तो मौलाना शौकत अली से एक डायलॉग है। तो मौलाना शौकत अली सावरकर से कहते हैं कि भाई हम आपके साथ आने के लिए तैयार हैं, अ, लेकिन आप ये जो शुद्धि कर रहे हैं, आप इसको छोड़ दीजिए। तो सावरकर उनको कहते हैं कि नहीं, ये बड़ी अच्छी बात है आपका कि आपके दिमाग में ऐसा ख़्याल आया,
दिस इज अराउंड अबाउट 1925 1926, जब ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या खिलाफत मूवमेंट जो था वो कोलैप्स हो ओके। चुका था। तो क्योंकि तो बड़ी अच्छी बात है, ठीक है, तो आप ऐसा कीजिए कि आप तबलीग छोड़ दीजिए, हम शुद्धी छोड़ देंगे। तो शौकत अली ने कहा कि हम तबलीग कैसे छोड़ सकते हैं, ये तो हमारे मजहब का अभिन्न अंग है, तो हमारे मजहब का हिस्सा है, हम तबलीग कैसे छोड़ सकते हैं। कि तब आप तबलीग नहीं छोड़ सकते तो मुझे आप फिर कैसे कह सकते हैं कि शुद्धि रोक दीजिए। आप तबलीग करोगे, हिंदुओं को मुसलमान बनाओगे, कई बार जबरन बनाओगे, कई बार धोखे से बनाओगे, वो सब करोगे, तो मैं उनको वापस लाऊंगा। ये मेरा भी ये दायित्व बनता है कि मैं अपने हिंदू भाई बहनों को जो है वो उनको अगर किसी भी कारण ले जाया गया है, क्योंकि पुराने ज़माने में ऐसा हुआ करता था कि अगर किसी को आपने धोखे से बीफ खिला दिया ना तो उसका धर्म भ्रष्ट हो गया, फिर वो वापस नहीं आ सकता। तो इसमें ये किया गया था कि भाई प्रायश्चित का जो हमारे यहाँ प्रावधान होता है कि भाई यू डू रिपेंटेंस एंड यू कम बैक। तो वो शुद्धि का जितना भी कार्यक्रम है वो रिपेंटेंस का कार्यक्रम, क्योंकि इसको अगर आप देखें तो जैसे एक बार हमारी आपके पहले भी बात हुई थी कि ये जो मकतूबात हैं शेख सरहिंदी साहब के, शेख रब्बानी भी बोलते हैं जिनको, मुजद्दद अल-फसानी कहते हैं उनको पाकिस्तान में, और अल्लामा इकबाल भी उनके एडमायरर्स में से थे, और पाकिस्तानी टेक्स्ट बुक्स में बहुत ज्यादा तारीफ उनकी की जाती है। बिल्कुल साहब, रिन्यूअल ऑफ द मिलेनियम। तो ये जो डायलॉग है, दिस सम्स अप द एंटायर आर्ग्यूमेंट ऑफ शुद्धि, दैट यू कैन सी कि भाई हमारे तो मजहब का हिस्सा है तबलीग करना, हमारे तो कुरान में लिखा हुआ है कि पूरी दुनिया को मुसलमान बनाना है तो हम बनाएंगे। और ये आपके क्या बोलते हैं 8वें चैप्टर का कुरान का 8.39 अल अनफाल, अल अनफाल का जो 39वां जो है वो दैट इज द टारगेट। तो हम तो करेंगे, आप जो है वो वापस भी मत ले जाइए। सावरकर ने कहा कि मैं आपके शेख सैयद को हिंदू नहीं बना रहा, आपने हमारे हिंदुओं को जिनको जबरन बनाया है मुसलमान, मैं उनको वापस लाने की कोशिश तो ज़रूर करूँगा, उसमें आप मुझे कैसे रोक सकते हैं, जबकि आप खुद तबलीग कर रहे हैं चारों तरफ और मुसलमान हिंदुओं को मुसलमान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और उस पर फिर वो नाराज़ हो गए शौकत अली साहब, और वो बताते हैं कि सावरकर जी से मिलने गए थे, क्योंकि सावरकर जी उस समय जो थे वो हाउस अरेस्ट में थे, उस समय की बात है। भाई व्हेन ही केम आउट ऑफ काला पानी से जब वापस आए अंडमान से, तो उसके बाद फिर अंग्रेज़ों ने उनको कन्फाइन कर दिया था कि वो रत्नागिरी में ही रहेंगे, रत्नागिरी से बाहर नहीं जाएंगे, उनके मूवमेंट्स रेस्ट्रिक्टेड थे तो वो नहीं जा सकते थे, लोग उनसे मिलने आते थे। तो ये वहाँ का डायलॉग जो है वो छपा भी था उस वक्त, और विक्रम संपत ने उसको अपनी किताब में बाकायदा कोट भी किया। इस तरह की एटीट्यूड थी, तो ये क्या सही है? ये तो वही बात करने वाली बात हुई कि साहब कि वी आर द सुपीरियर रिलीजन एंड देयरफॉर यू हैव टू सबमिट टू अस। इस्लाम एनीवेज मीन्स सबमिशन, यू हैव टू सबमिट टू अस। यहाँ कहीं ये बात तो होती नहीं ना कि साहब इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन, वो तो मुझे लगता नहीं कि साहब की थियोलॉजी, इस्लामिक थियोलॉजी में कहीं भी है। कई बार मजाक होता है यहाँ पर कि साहब कि हम इस्लाम को उतना ही आदर देंगे, उतनी ही इज्जत देंगे जितना इस्लाम हमको देता है, और उसको सुन के मौलाना चिढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो तो इज्जत नहीं देते ना, वो तो कहते हैं कि साहब ये तो काफिर, तो हमारी किताब में लिखा हुआ है काफिर तो नजस है, काफिर तो है ना शायद 98.6 कीड़े मकोड़ों से भी गया गुजरा है। ये कुछ पाकिस्तानी ये कहते हैं जी कि हम अगर नॉन मुस्लिम्स को नजस कहते हैं या हिंदुओं को नजस कहते हैं तो वो भी तो हमें मलीच कहते हैं। व्हाट डज द वर्ड मलीच मीन?
एक्चुअली पहले तो ये जो मिलिच शब्द है, ये तो पुराने स्क्रिप्चर्स में तो कहीं मिलता ही नहीं। ये तो बाद में जब कांटेक्ट में आए एंड लोगों ने उनकी जो प्रैक्टिसेस थी उनको ऑब्जेक्शनेबल पाया, पर्टिकुलरली beef eating and things. It is then that particular word came into being. Village means होता है गंदा, सिंपल सी बात ये। तो उसके पहले मिलिच इज नॉट रिजर्व फॉर मुस्लिम्स बाय द वे। उसके पहले जब ग्रीक्स वगैरह आए थे तो उनके लिए भी यूज हुआ हुआ है, बिकॉज उनकी जो प्रैक्टिसेस थी दे वर नॉट इन अकॉर्डेंस विद द हिंदू प्रैक्टिसेस दैट वर वो काफ़ी अलग तरह की होती थी उनकी प्रैक्टिसेस। और वो स्लॉटर वगैरह और काउ स्लॉटर वगैरह और इस तरह के जो काम करते थे, तो वो दैट वाज नॉट द कल्चर ऑफ एंशिएंट इंडिया। तो वो इसको डिस्क्राइब करने में आया। सो इट इज़ अ जेनेरिक वर्ड, इट इज़ नॉट रिजर्व्ड फॉर मुस्लिम्स। तो शेख अहमद सरहंदी की बात आपने शुरू की थी, वो इनकम्प्लीट रह गई। मुजद्दिद अल-फसानी की जी। हाँ, तो वो तो उनकी मकतूबात में साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई आप किस तरह से हिंदू को बेगैरत करो, किस तरह से आप हिंदू को इंसल्ट करो, उसको नीचा दिखाओ, उसको बीफ ज़रूर खिलाओ और उसको बिल्कुल अलग रखो, किसी भी तरह से उसकी कोई जो किताबें हैं वो किसी को पढ़ने ना दो। तो वो जो मैं बोल रहा था ना कि एक वो सुप्रीमेसिस्ट सुपीरियरिटी वाला जो कॉम्प्लेक्स है, वो दूसरों के ऊपर थोपने वाली बात है कि साहब कि यू आर अ लेसर बीइंग और तुम जो है दोज़ख में जाओगे। तो पहले दिन से हो जाता है ना कि साहब कि जो अल्लाह को नहीं मानेगा वो दोज़ख में जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ तो सिद्धांत दूसरा है ना। हमारे तो कर्म सिद्धांत है कि अच्छे कर्म होंगे तो आप स्वर्ग में जाओगे, बुरे कर्म होंगे तो नरक में जाओगे। और अच्छे कर्म और बुरे कर्म में बिलीफ का कोई प्रश्न नहीं है, बिलीफ डजंट कम इनटू इट। तो कर्म ऑन इट्स मेरिट। और इस्लाम में यह है कि साहब की बिलीफ सबसे बड़ी बात है। तो सबसे बड़ा गुनाह ही शिरक है, कि शिरक से बड़ा गुनाह ही नहीं है कि साहब कि अगर कोई रेपिस्ट मिल जाए और कोई मुशरिक मिल जाए और उसमें से एक को सज़ा देनी हो तो किसको दोगे। ये अक्सर सवालात पूछे जाते हैं सब आपके उर्दू रिसालों में, तो उसका जवाब बिल्कुल सीधा सीधा है कि साहब मुशरिक को। मुफ्ती वाजदी से भी पिछले दिनों इस तरह का सवाल हुआ था, जो अमेरिका में रहते हैं आजकल। हाँ हाँ हाँ। तो ये जो मुजद्दिद अल-फसानी की आपने बात की, उनका लेटर है, वो मैंने भी देखा है, 161 है या 163। तो उसमें उन्होंने इसी तरह की बात की है कि मुशरकों की, जो पॉलीथियस्ट्स हैं, उनकी जो है इंसल्ट करना जो है ना, वो हमारे लिए ज़रूरी है वगैरह वगैरह। सो और जब आप आज के किसी मॉडर्न मुसलमान को ये पढ़ के सुनाएं, तो वो अपने आप को फिर डिस्टेंस कर लेता है इससे। नहीं 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 नहीं, हम तो जनाब कुरान और हदीस को मानते हैं। शेख अहमद सरहंदी जो है तो शेख सरहंदी से ज़्यादा कुरान और हदीस जानते हैं क्या वो? तो वो फिर मैं उनसे यही पूछता हूँ कि भाई क्या शेख अहमद सरहंदी ने मिसअंडरस्टैंड किया इस्लाम को? ये भी कहने के लिए वो तैयार नहीं होते कि भाई ही हैड अ फ्लॉड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इस्लाम, जबकि हमारी टेक्स्ट बुक्स में उनकी इतनी तारीफ की जाती है। अल्लामा इकबाल जैसा जो है मॉडर्न थिंकर, फिलोसोफर, पोएट, वो उनकी तारीफें कर रहा है। उनके मज़ार पे भी वो गए, बल्कि अपने बच्चे को भी लेके गए थे। तो ये पता नहीं, समझ नहीं आती इस कॉन्ट्रडिक्शन की। तो अल्लामा इकबाल तो खुद नहीं कहते हैं क्या? अल्लामा इकबाल की जो शिकवा और जवाब शिकवा है वो क्या है? शिकवा और जवाब शिकवा में तो उनका शिकवा में तो रंज ही यही है कि साहब के हमने जो है वो कितनी कोशिश की कुफर मिटाने की और तूने हमारा साथ नहीं दिया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो शिकवा तो इसी तरह से चलता है ना। तो वो जो एंटी हिंदू जो बात है, जबकि 2 पीढ़ी पहले वो हिंदू थे, कश्मीरी हिंदू थे, और उसके बाद भी 2 पीढ़ी बाद जिस तरह की हेट उस पूरे शिकवा में काफिर के लिए है, वो क्या है? वो तो जो शेख सरहिंदी का थॉट है वो उसी का पोएटिक रूप ही तो है। लेकिन ही वाज आल्सो प्राउड ऑफ हिज ब्राह्मणिक हेरिटेज।
वो तो साहब वो तो अलग चीज़ है साहब कि वो जो अशराफ और पसमानदा वाला जो चलता है इस्लाम के विद इन इस्लाम और ख़ास तौर से सब कॉन्टिनेंटल इस्लाम में, वो तो वहाँ से भी आता है। आई थिंक इट्स रूट्स आर देयर एज वेल। और आपको पता है कि उन्होंने लॉर्ड राम को चरागे हिदायत कहा, लैंप ऑफ गाइडेंस और इमाम हिंद भी कहा। शुरू में, जी। बिल्कुल तो फिर शुरू में, जब वो कौमी तराना और उस वक्त के जो है ये, उस समय ज़रूर उन्होंने कहा, पर बाद में तो फिर वो मिल्ली तराने पे आ गए, वो तो शिकवा और लेकिन जवाब शिकवा पे आ गए। ही कंप्लीटली डिसोन्ड दैट थॉट। लेकिन ये सारी चीजें अब भी उनकी किताबों में मौजूद हैं। और उनके पोते ने आई थिंक के 2015 में कलकत्ता जाके तो अवार्ड भी लिया था इस पे, तराना हिंदी पे, जो है ना सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, उस पे कलकत्ता में चीफ मिनिस्टर ने वहां पे अवार्ड भी दिया था उनको, एंड ही ग्लैडली एक्सेप्टेड दैट। हाँ, वो ठीक है, वो चीफ मिनिस्टर तो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी को अपील कर रही थी, देयर इज अ लार्ज मुस्लिम पॉपुलेशन इन वेस्ट बंगाल। द पॉइंट इज दैट ही हिमसेल्फ डिसोन्ड द तराना हिंदी। वो मिल्ली तराना जो उन्होंने लिखा, उसको डिसोन नहीं तो किया था उन्होंने, तो खुद ने ही डिसोन कर दिया। उसके बाद जो शिकवा और जवाब शिकवा में उसके हर लफ्ज से जो हिंदू के लिए हेट्रेड दिखती है, वो तो दैट इज नेक्स्ट लेवल। लोगों ने पढ़ा नहीं है ना, इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ। ये आपने इल्म की बात की पाकिस्तान में, भारत में भी बहुत सारे लोगों को बहुत सारा इल्म नहीं है। वहाँ भी लोग जो हैं वो पार्टीशन के कारणों को अच्छी तरह से नहीं जानते। ये तो इंटरनेट आने के बाद में बहुत सारी चीज़ें ज़ाहिर होना शुरू हुई हैं, वरना तो लोग यही सोचते थे कि साहब कि अंग्रेज़ों ने और जिन्ना ने मिलके भारत को पार्टीशन करा दिया। दे डोंट नो द रूट कॉजेज़ कि कहाँ से चल रहा है। और संजय जी, कुछ लोग पाकिस्तान में ये भी कहते हैं कि जिस तरह से इकबाल ने अल्लाह से या खुदा से शिकवा किया है इस पोएम में, आज के दौर में अगर वो शिकवा लिखते तो उनको जवाब शिकवा लिखने की मोहलत ना मिलती, कोई ना कोई शिकवा हो ना। हाँ। सर तन से जुदा हो जाता है। हाँ, तो आज के दौर में वो ये नहीं लिख सकते थे, चाहे जितना मर्जी उन्होंने काफरों के खिलाफ लिखा हो, गिला और शिकवा नहीं कर सकते थे। और अल्लाह शिकवा तो नहीं कर हाँ, सकते। खुद उनके बेटे ने कहा, जावेद इकबाल जो जस्टिस भी रहे सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने कहा कि आज अगर इकबाल जिंदा होते तो ऑस्ट्रेलिया में रह रहे होते, पाकिस्तान में नहीं रह रहे होते। हाँ, गामिदी साहब का है ना एग्जाम्पल। जी। सो अब गामिदी साहब ने ऐसा कोई शिकवा भी नहीं किया था, जी, फिर भी उनको छोड़ के जाना पड़ा। दैट्स राइट। क्योंकि गांधी साहब के एक शागिर्द थे डॉक्टर फारूक, बहुत सेंसिबल आदमी थे, मेरा भी उनसे मिलना जुलना था। मर्दान में उनको उनके क्लिनिक में जाके जो है ना गोलियों से भून दिया गया था, और जावेद गांधी साहब को भी मारने की कोशिश की गई थी। और उनका आर्ग्यूमेंट ये था कि मुझे तो भले वो टारगेट करें, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ बेगुनाह भी मारे जाएं। तो बहरहाल ही मेड अ वॉइस डिसीजन, ही लेफ्ट द कंट्री। और आपको पता हो शायद कि 1968 में भी एक बहुत बड़े इस्लामिक स्कॉलर थे, उनका नाम था डॉक्टर फजलुर रहमान, उनको भी मुल्क छोड़ के जाना पड़ा था। ऑल्दो ही वाज वेरी क्लोज टू अयूब खान, अयूब खान भी उनको मौलवियों से ना बचा सके और उनको जान बचा के भागना पड़ा। और अमेरिका में डेथ हुई थी उनकी, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में पढ़ाते रहे वो। अच्छा, आपने संजय जी बात की मोहम्मद अली जौहर की, तो मोहम्मद अली जौहर को पाकिस्तान में भी बड़ा एडमायर किया जाता है और इंडिया में भी बड़ा एडमायर किया जाता है। तो क्या राज है उनका? और उनकी अम्मा का भी बड़ा तस्करा होता है वो तहरीक खिलाफत में, कि जान बेटा खिलाफत पे दे दो, बोली अम्मा मोहम्मद अली की। इस तरह का वो शेर सुना होगा आपने। मोहम्मद अली जौहर भी देखिए कि अभी आजकल जब हम असेस करते हैं तो गांधी जी का भी रीअसेसमेंट हो रहा है। और जो वो पूरा का पूरा जो खिलाफत मूवमेंट था, वो
गांधी जी ने कोऑपरेशन किया खिलाफत कमेटी के साथ में अगेंस्ट द कांग्रेस। लोगों को ये इल्म नहीं है कि 1 अगस्त 1920 को खिलाफत कमेटी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू कर दिया था और कांग्रेस ने उसकी तायद जो है वो 15 सितंबर को जाकर की है। तो बेसिकली जिसको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भारत में पढ़ाया जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ भी तो हिस्ट्री जो है वो इस तरह से पढ़ाई गई कि जिससे कांग्रेस का भी थोड़ा ग्लोरिफिकेशन हो सके। तो 15 सितंबर को किया और उसके पहले ही मेड श्योर कि लॉट ऑफ मुस्लिम्स ज्वाइन कांग्रेस। तो उसके लिए बड़ी अच्छी अच्छी बातें लिखी जाती हैं, लेकिन मेरा ये शक है कि वो उसका जो मेजर मोटिवेशन था वो कांग्रेस को टेक ओवर करने का था। और इसीलिए जब कांग्रेस का टेक ओवर कंप्लीट हो गया और ये दिखने लगा कि साहब कि ये मेरे हाथ से जा रहा है, तो उन्होंने उसको पोस्टपोन कर दिया। जबकि उस समय देश में जो भावनाएं थीं, जो इमोशंस थी, वो पूरे उफान पे थी। तो ये चीज़ भी है इसमें। तो उनका अगला मूवमेंट हुआ था जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, वो भी हुआ था जब अंदर से जो लेफ्टिस्ट थे कांग्रेस के भीतर वो चैलेंज करने लगे थे गांधी को। दे स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट पूर्ण स्वराज। गांधी वाज नॉट रेडी फॉर पूर्ण स्वराज। सिमिलरली क्विट इंडिया मूवमेंट, these three are the major movements. क्विट इंडिया मूवमेंट वाज स्टार्टेड जबकि गांधी वाज बीइंग क्वेश्चन कि साहब कि आप जो है वो क्रिप्स कमीशन की जो सेसेशन की जो एक प्रपोजल है उसको आप एक्सेप्ट कर रहे हो। And by that time, Savarkar had joined in 1938. He joined politics as president of the Hindu Mahasabha, and they put Gandhi ji in a spot. And again, to regain control, he started the Quit India movement without any planning or preparation. And that's why it collapsed in 7 days. और जब ये लोग रिलीज हुए हैं 1945 में, तो इन्होंने उसके लिए माफ़ी मांगी। तो जो उस समय मोहम्मद अली जौहर और गांधी जी का जो वो एक राय हुए वो खिलाफत मूवमेंट पे, दैट वाज वेरी आयरॉनिक एंड इन फैक्ट दैट वाज वन ऑफ द मेन रीज़न कि ये जो आपके मजहबी एलिमेंट थे विद इन द मुस्लिम कम्युनिटी, जो कि पॉलिटिक्स में वो बिल्कुल साइडलाइंड थे, और उस वक्त मोहम्मद अली जिन्ना वाज अ सेक्युलर वॉइस अमंग द मुस्लिम्स। तो ये जो इनको साइडलाइन किया हुआ था, इनको मेन स्ट्रीम में लाने के जिम्मेदार काफ़ी हद तक गांधी जी हैं। नॉट ओनली दैट, गांधी फेल्ड टू कंडेम द atrocities that were inflicted in Kerala on the Hindus by the local Muslims who were mostly followers of Sufi Chishtis. ये भी एक बड़ा वो है कि साहब की सूफीज आर वेरी पीसफुल। मालाबार में मोस्ट ऑफ द बिगेस्ट मैसेकर्स वर कैरिड आउट बाय चिश्तीज। दुआ खाली आपका खुद का जब पार्टीशन के बाद पाकिस्तान में सब सारे सूफी ऑर्डर्स थे जिन्होंने सारे मैसेकर्स करवाए। तो ये चीज़ें जो हैं ये भारत में भी नहीं लोगों को पता है। दिस आई ब्रॉट इट आउट इन माय बुक। तो ये जो मोहम्मद अली जौहर की आप बात कर रहे थे, यू टॉक अबाउट मोहम्मद अली जौहर, तो मोहम्मद अली जौहर इन दिस फिट ऑफ कन्वीनियंस ज्वाइंड हैंड विद गांधी जी, और लेटर ऑन व्हेन इट कोलैप्स्ड, तो उसके बाद ही बिकेम अ बिटर क्रिटिक ऑफ गांधी जी टू द एक्सटेंट कि उन्होंने कहा कि साहब कि गिरे से गिरा हुआ मुसलमान, गिरे से गिरा हुआ मुसलमान भी मेरी निगाह में, मेरे नज़दीक गांधी से बेहतर है, विच इज़ थियोलॉजिकली करेक्ट। और एक वक्त वो था जब वो गांधी जी के पहुंच होने को फख्र समझते थे अपने लिए। अरे साहब, गांधी जी उनके घर में रहा करते थे। उनका जो अनशन किया था उन्होंने, वो मोहम्मद अली जौहर ने उनको
नींबू का जूस, मौसमी का जूस पिला के तोड़वाया था। हम्म, वहां से अच्छा, फिर उसको बढ़ाने के लिए मोहम्मद अली जौहर को उन्होंने कांग्रेस का प्रेसिडेंट भी बनवाया है कुछ दिनों के लिए। हम्म, और उसमें उनका कंट्रीब्यूशन ये था कि जब वंदे मातरम, विच वाज अ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस इन एवरी कांग्रेस सेशन, वंदे मातरम यूज्ड टू बी सung, तो जब वंदे मातरम गाया गया तो वो मंच छोड़ के चले गए। हम्म, और बाद में उन्होंने ये कहा कि साहब कि मुझे ये इस नापाक ज़मीन में दफनाया ना जाए, उनको जेरूसलम में दफनाया गया था। तो Did दैट he वाज use मोहम्मद these अली words? जौहर। हम्म। अच्छा। है उसका एक क्या है वो, याद नहीं आ रहा मुझको, एक छोटा सा शेर भी है। हम्म, या उन्होंने ये कहा था कि मुझे गुलाम सरजमीन में न दफनाया जाए? तो जेरूसलम में गुलाम था उस वक्त। यस, इट वाज अंडर ब्रिटिश मैंडेट। और आपने जो बात की क्विट इंडिया मूवमेंट की, उस पे तो अब कई पाकिस्तानी स्कॉलर्स भी ये मानते हैं कि उससे मुस्लिम लीग को बहुत फायदा हुआ। अंग्रेज जो थे वो कांग्रेस के बहुत ज्यादा खिलाफ हो गए, एंड दे गेव फुल कोऑपरेशन टू द मुस्लिम लीग, और उनको खूब अपना प्रोपेगेंडा करने का मौका मिल गया। द फील्ड वाज क्वाइट ओपन। हम्म। नहीं, वो तो दैट वाज अगेन अनदर मिस्टेक मेड बाय गांधी 1939। 1939 में जब मिनिस्ट्रीज ने रिजाइन किया, पहले तो वो ये फोर्स्ड सुभाष बोस टू क्विट कांग्रेस। और सुभाष बोस क्विट कांग्रेस, देन जब अंग्रेज़ों ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ज्वाइन किया और इंडिया को ज्वाइन कराया, तो इन्होंने मिनिस्ट्रीज छोड़ दी और कहा कि हम कोऑपरेट नहीं करेंगे, वी विल नॉट कोऑपरेट विद द ब्रिटिश इन रेजिंग एन आर्मी। क्योंकि ब्रिटिश इंडिया ने 2.5 मिलियन ट्रूप्स कंट्रीब्यूट किए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। और जिन्ना ने कहा नहीं, आई विल फुली कोऑपरेट, तो फिर जिन्ना बिकेम द डार्लिंग। और उसके बाद फिर मोस्ट ऑफ द recruitment started happening from Western Punjab of that time. Then Savarkar came into the picture. And then he told Hindus, don't make this mistake. You also join the army. जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था, उस वक्त जो इनका प्रपोर्शन था ब्रिटिश इंडियन आर्मी का, ब्रिटिश इंडियन आर्मी हैड अबाउट 33% मुस्लिम्स अगेंस्ट अ पॉपुलेशन ऑफ 24%। और अगर गांधी जी की कॉल को पूरी तरह से सो लिया होता हिंदुओं ने, सावरकर बीच में नहीं आए होते, तो वो 50-50 होता। I pointed this out, or if that had happened, then maybe Jinnah's dream of getting the whole of Punjab and whole of Bengal could have been fulfilled. So I credit Savarkar actually. He was able to save half of Punjab and half of Bengal for India. अच्छा, एक तरफ तो गांधी जी की ये अप्रोच है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान में ये पॉइंट आउट किया जाता है, अभी कल ही किसी ने मेरे फेसबुक पे लिखा कि गांधी जी तो राम राज चाहते थे। तो व्हाट डज दैट मीन? हालांकि जब 37 में कांग्रेस ने मिनिस्ट्रीज बनाई, तो गांधी जी ने, मेरा ख्याल है, बिहार के चीफ मिनिस्टर को लिखा था कि जो इस्लामिक कैलिफ्स थे, पहले दो कैलिफ्स थे, उनको फॉलो करो, वो बहुत सिंपल जिंदगी गुजारते थे, उनकी जिंदगी आपके लिए जो है वो एक गाइड होनी चाहिए। तो व्हाट काइंड ऑफ रामराज ही वांटेड? रामराज का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। पहली बात तो ये है कि जो इंडियन फिलॉसफी है, इंडियन फिलॉसफी में जो स्टेट का कॉन्सेप्ट है, देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन, देयर इज़ नो सेकंड क्लास सिटीजन। यहाँ ज़िम्मी नहीं होता है, लाइक इस्लाम जहाँ पे नॉन मुस्लिम्स और सेकंड क्लास सिटीजन्स, उनको जजिया देना होता है, ज़िम्मी बन के रहना होता है। उस तरह के यहाँ ज़िम्मी हुड का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। यहाँ पे एवरीवन ऑलवेज हैज़ इक्वल राइट्स।
तो राम राज्य का मतलब यही है कि साहब कि जो बिल्कुल एक सबके लिए समान, सबके लिए अच्छा, सबके लिए मुफीद एक जो राज्य होता है, दैट इज कॉल्ड राम राज्य. So happiness and prosperity for everyone. There is no discrimination in Ram Raj. तो Okay. इसलिए when he says Ram Raj, that is what is the concept of basic concept of Ram Raj is. वो इस्लाम में इसलिए नहीं समझ पाते लोग क्योंकि वो तुरंत अपने से इक्वेट करते हैं कि साहब कि अगर इस्लामिक राज्य होगा तो इसमें फिर माइनॉरिटीज जो है वो जिम्मी बन के रहेंगी. There is no such concept in an Indian state, classical Indian और state. गांधी जी ने तो ये भी कहा था ना कि मेरे नजदीक राम और रहीम में कोई फर्क नहीं है. नहीं, गांधी जी ने तो ये कहा जरूर था, लेकिन हर स्टेप पे उन्होंने रहीम को फेवर किया टू द एक्सटेंट कि जब पार्टीशन की बात हो रही थी, पूरा इंडिया पार्टीशन को अपोज कर रहा था. गांधी ने खुद कहा था कि पार्टीशन विल हैपन ओवर माय डेड बॉडी. यू रिमेंबर दैट? पार्टीशन विल हैपन ओवर माय डेड बॉडी. यहाँ तक कहा था कि वो जब माउंटबेटन नए नए आए थे तो उनको जाकर कह दिया था कि ऐसा है कि आई डोंट वांट पार्टीशन, आप जिन्ना को पूरा हिंदुस्तान दे दो. विच इज कोटेड इन माउंटबेटन मेमोयर्स. राइट. माउंटबेटन मेमोयर्स में है, आपके इसके फ्रीडम एट मिडनाइट में भी है जो आपके. बट जिन्ना रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दिस ऑफर. इवन माउंटबेटन डिड नॉट टेक दैट सीरियस ऑफर सीरियसली. माउंटबेटन ने कहा कि पहले आप कांग्रेस वालों से तो पूछ लो. कांग्रेस में तब तक ये इम्प्रेशन बन गया था कि साहब कि ये गांधी जी जो है इनको ग्राउंड रियलिटीज का कुछ पता नहीं है, ये इज बिकम टू आइडियलिस्टिक, और कि बात पे गौर करने की ज़रूरत नहीं है. क्योंकि उस वक्त तक ये यहाँ नोशन बन गई थी, क्योंकि जो वाइसरॉयज काउंसिल की जो फंक्शनिंग हुई थी और जिसमें लियाकत अली ख़ां को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया था, लियाकत अली ख़ां मेड इट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर द काउंसिल टू फंक्शन. तो जो इसमें जो सबसे अधिक इख्तलाफ था सरदार पटेल का, तो सरदार पटेल ऑल्सो केम राउंड टू द व्यू कि भाई पार्टीशन इज़ इनेविटेबल, इनके साथ मिलकर काम नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप इनके साथ रहोगे तो ये फिर अंदर से सबवर्शन करेंगे. तो पटेल्स चेंज ऑफ माइंड वॉज द क्रूशल पार्ट. लेकिन फिर भी कांग्रेस वॉज टोटली अगेंस्ट इट. और जब ये प्लान अनाउंस किया गया था, आई थिंक इट वाज 3rd of June. 3rd of June, yes. तो 3rd of June को जब प्लान अनाउंस किया गया था, माउंटबेटन प्लान, तो आई थिंक 14th-15th जून जो थी वो AICC की मीटिंग थी. उसके पहले CWC की मीटिंग थी इनकी. तो CWC की मीटिंग में इन्होंने पार्टीशन को क्लियर कर दिया. फिर उसके बाद फिर CWC की आपकी AICC की मीटिंग थी. AICC की मीटिंग में इट वाज एक्सपेक्टेड, पहले दिन जब वो शुरू हुई तो जो पहला एड्रेस था वो पहला एड्रेस बाचा खां का था. एंड ही मेड एन इमोशनल अपील. कहा कि साहब कि आप हमें भेड़ियों के हाथ में छोड़ के जाना चाहते हो क्या? और उसके बाद फिर पुरुषोत्तम दास टंडन की स्पीच थी, और शायद पुरुषोत्तम दास टंडन और इन्होंने जो स्पीचेस दिए उससे पूरा माहौल बदल गया. पूरा माहौल बदल गया और इट बिकेम सर्टेन कि साहब कि ये जो है ये तो दिस कैन नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड. सब फिर ये जो आपके पुराने कांग्रेसी थे, जवाहरलाल नेहरू वगैरह, जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रीमियर थे. प्रीमियर क्या, डिप्टी चेयरमैन ऑफ द वाइसरॉयज काउंसिल, डी फैक्टो प्रीमियर. तो देन ही प्लेड द गांधी कार्ड. उन्होंने गांधी को सामने रख दिया और गांधी ने उस इलाहाबाद की उस AICC मीटिंग में वकालत की इस लचर आर्ग्यूमेंट के साथ कि क्या आप अपनी CWC को ही नीचा दिखाओगे?
हम्म, और जैसा उस वक्त वहाँ पे था कि वो गांधी की एक तरह की वो डिक्टेटरशिप हुआ करती थी, साइलेंट डिक्टेटरशिप। जब गांधी ने ये बात कही तो फिर बाकी लोग चुप रह गए एंड द पार्टीशन वाज एक्सेप्टेड। अदरवाइज अगर किसी भी तरह का उस वक्त पे सीक्रेट वोट लिया जाता, पार्टीशन वुड नॉट हैव बीन पास बाय द कांग्रेस। अच्छा, आखिर में एक जो सवाल पाकिस्तान में बड़ा रेज किया जाता है, और इंडिया से ही उसका उसका स्टार्ट हुआ, कि जी इंडिया का जो मीडिया है ना, गोदी मीडिया बन चुका है। तो अब वो है इंडिपेंडेंट मीडिया जो है, इट हैज सीज्ड टू एग्जिस्ट इन इंडिया। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दैट आर्ग्यूमेंट? That you can take what is called direct evidence and see। यहाँ तो हर तरह का मीडिया फ्लरिश कर रहा है। मोस्ट ऑफ द मीडिया, प्रिंट मीडिया, वो उनके ऑपेड्स देख लीजिए, क्योंकि जो न्यूज़ है वो तो न्यूज़ रहेगी, लेकिन अगर आप उनके ऑपेड्स वगैरह देखेंगे तो दे आर हेविली टिल्टेड अगेंस्ट द प्रेजेंट गवर्नमेंट। फिर कुछ लीड लेफ्टिस्ट टाइप के जो न्यूज़पेपर्स हैं, जैसे दी हिंदू, चेन्नई, अर्स्टवाइल मद्रास, वो तो उसका तो हर स्लैंट जो है वो एंटी मोदी है। वो कैसे चल रहा है फिर, कैसे चल रहा है वो? फिर आप देख लीजिए पीपल लाइक देयर इज एन देयर इज एन अमेरिकन सिटीजन सिद्धार्थ वरदराजन, वो यहाँ बैठ के एक चला रहा है और उसके पास ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया वाला कार्ड है, OCI कार्ड होता है, जो कि NRIs होते हैं ना, नॉन रेजिडेंट इंडियंस, उनको दिया जाता है। 3-4 जनरेशन तक दिया जाता है। तो वो अमेरिकन सिटीजन होके, उसकी वाइफ इंडियन सिटीजन है, तो उसके पास स्पाउस की बेसिस पे OCI कार्ड है, और यहाँ बैठ के पूरा प्रोपेगेंडा चलाता है। उसका प्रोपेगेंडा आप कभी भी वो वायर की जो है वो वेबसाइट और वायर के आप यूट्यूब चैनल देख लीजिए, एवरीथिंग इज एंटी मोदी। कोई एक्शन नहीं होता। वे उल्टे लोग जो हैं वो कुछ FIR वगैरह कराते हैं तो दे गेट क्विक रिलीफ इन द सुप्रीम कोर्ट। और ये जो कांग्रेस वाले हैं, ये रोज धमकी देते हैं, FIR कराते हैं अपनी स्टेट्स में। अब देखिए शिव अरूर, आई डोंट नो वेदर यू नो द पर्सन, एक शिव अरूर है। तो अभी एक को चलाया गया फेक कैंपेन कि साहब की इलेक्शन कमीशन ने बड़ी गड़बड़ियाँ की हैं, और एक कोई राहुल गांधी लेड दैट होल कैंपेन, और उन्होंने PPT प्रेजेंटेशंस वगैरह दिखाए, वो सब किए, जिसकी बेसिस पे कर रहे थे। अल्टी वो बंदा जो है वो बाद में कहा कि साहब मेरे से गलती हो गई, ये डेटा गलत छप गया, वही रिट्रैक्टेड। जब वो रिट्रैक्ट किया तो लोगों ने फिर उस पर कमेंट्री की कि भाई ये होल कैंपेन इज बेस्ड ऑन समथिंग विच वाज टोटली फेक। उसके ऊपर FIR करवा दी। कहाँ? कर्नाटका में, वेयर दे हैव देयर ओन गवर्नमेंट। मेरे ऊपर FIR करवाई कहाँ? कर्नाटका में, वेयर दे हैव देयर ओन गवर्नमेंट। So what happened then? कम से कम वी गॉट अ स्टे ऑर्डर फ्रॉम द हाई कोर्ट, क्योंकि हमारे तो कोर्ट्स इंडिपेंडेंट है ना। वो नहीं चलते इनके कहने से, किसी के कहने से नहीं चलते। Either Modi can claim he can influence the courts, or anyone else can contend। अभी एक बड़ा कंटेंशियस मैटर चल रहा है जिसमें द कोर्ट हैड गिवन गोइंग आउट ऑफ इट्स वे तमिलनाडु गवर्नमेंट को रिलीफ दे दी थी। तो उसके ऊपर तो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस की इस समय बहस चल रही है, और इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो आप देख सकते हैं उसको पढ़ सकते हैं, देन यू वुड रियलाइज कि जो इंडियन डेमोक्रेसी है वो कितनी अलाइव है और कितना उसमें सब्सटेंस है। तो इस ऐसे में ये कहना कि साहब की देर इज सम गोदी मीडिया, वो कौन कहता है गोदी मीडिया? वो लोग कहते हैं जो कि कांग्रेस के फेवरेट हुआ करते थे एक ज़माने में।
और अब जो है वो विद द राइज ऑफ इंटरनेट वो उनकी जो रेलेवेंस है और उनकी जो पावर है वो ख़त्म हो गई है। रवीश कुमार जैसे लोग, the whole I thing think was Ravish is destroyed the when I think Ravish is the person who coined the term Godi yes, Media. he was the one who तो इन लोगों की जो रेलेवेंस है वो ख़त्म हो चुकी है, तो ये इस तरह की बातें करते रहते हैं। दिस इज़ नथिंग बट प्रोपेगेंडा दैट डजंट स्टिक एट ऑल। हमारे मीडिया में भी राहुल गांधी ने जब ये स्टेटमेंट दी कि जी इलेक्शन जो था वो रिग्ड था, ये था, वो था, उसको बहुत कवरेज दी गई। लेकिन जो उसके बाद की डेवलपमेंट्स हैं या इलेक्शन कमीशन ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो वो कहीं जिक्र नहीं मिलता उनका। तो वो सिर्फ एक चीज़ रिपोर्ट करने में इंटरेस्ट रखते हैं और उसके बाद की जो डेवलपमेंट्स हैं वो अगर फेवरेबल ना हो तो फिर उनका जिक्र नहीं किया जाता। सो एनी कंक्लूडिंग थॉट्स संजय जी? मैं तो यही कह सकता हूँ कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि पाकिस्तान और इंडिया नज़दीक आ सकते हैं, मुझे कतई नहीं लगता। और वो जब तक पाकिस्तान रिमेन्स अ थियोलॉजिकल स्टेट हो भी नहीं सकता। तो बहुत से लोग कहेंगे कि जी इंडिया इज बिकमिंग अ थियोलॉजिकल स्टेट। भारतीय थॉट में थियोलॉजी है ही नहीं। भारतीय थॉट में फिलॉसफी है, देयर इज नो थियोलॉजी, देयर इज नो वन एंड ओनली गॉड। वन एंड ओनली गॉड तो जरूरी है ना थियोलॉजी के लिए। थियो मीन्स व्हाट? थियो मीन्स गॉड। यहाँ तो जो थॉट है उसको बोलते हैं दर्शन। दर्शन इज स्टेप बियॉन्ड नॉलेज। वैसे तो सर वेयर जिन्ना साहब ने भी कहा था ना कि पाकिस्तान में थियोक्रेसी की कोई जगह नहीं होगी, देयर विल बी नो रूम फॉर थियोक्रेसी इन पाकिस्तान। वो तो आपने खुद कितनी बार ये प्रोग्राम किए हैं कि साहब की वो 11 अगस्त वाले का क्या हुआ। एक बार बोला और उसके बाद फिर दोबारा तो कभी उसको रिपीट नहीं किया, किसी ने भी नहीं किया, न जिन्ना साहब ने किया न किसी और ने किया। तो वो तो एक स्ट्रे थॉट है उनका 11 तारीख वाला, विच मे बी ही वाज एड्रेसिंग टू दी एड्रेसिंग प्रॉब्ली टू द वेस्ट। शायद वो वेस्ट को बता रहे होंगे कि साहब कि हम ऐसे रहेंगे। उसके बाद तो कभी उन्होंने उसको ना तो एक्शन में रिपीट किया और ना कभी वर्ड्स में रिपीट किया। दैट इज वन एंड ओनली इंस्टेंस। करेक्ट मी इफ यू एम रॉन्ग। जी उस स्पीच के बारे में चौधरी खलीको जमान ये लिखते हैं अपनी किताब में, ही वाज आल्सो वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स, कि मेरे ख्याल में उन्होंने ही बेड फेयरवेल टू हिज टू नेशन थ्योरी इन दिस स्पीच, कि दो कौमी नज़रिए को उन्होंने ख़त्म कर दिया इस तकरीर में। लेकिन अक्टूबर 47 में रॉयटर्स के कॉरेस्पॉन्डेंट ने टू नेशन थ्योरी के बारे में जब सवाल किया तो उन्होंने कहा था कि टू नेशन थ्योरी इज़ नॉट अ थ्योरी, इट इज़ अ फैक्ट। So that was very strange statement coming from him after having made the speech of August 11. इसी तरह से उन्हें ये कहा गया, आई थिंक इट वाज दिसंबर 47, कि अब आप जो है ना मुस्लिम लीग को नॉन कम्युनल बना दीजिए, और मेरे ख्याल है हुसैन शहीद सोहरवर्दी की सजेशन थी, अब इसका नाम जो है पाकिस्तान लीग रख दें या नेशनल लीग रख दें, ऐसा नाम रखें जो नॉन कम्युनल हो। तो ही डिसएग्रीड विद इट और उन्होंने कहा कि पब्लिक ओपिनियन अभी इसके लिए तैयार नहीं है। So as if he was following the public opinion and not leading it. जी वैसे तो वो गलत नहीं कह रहे हैं, क्योंकि जो टू नेशन थियरी है अकॉर्डिंग टू मी इट डजंट कम फ्रॉम जिन्ना और इकबाल और सैयद अहमद ख़ान और फॉर दैट मैटर इवन मुजद्दिद अल-फसानी, शेख अहमद सरिंदी। इट कम्स फ्रॉम द बुक इटसेल्फ। इट इज़ देयर इन द बुक। When you divide the whole world into Muslim and non-Muslim, that is what is two nation theory is. तो अलग अलग लोगों ने उसको अलग अलग आर्टिकुलेट किया है। इनफैक्ट बहुत अच्छा आर्टिकुलेशन तो शेख सरिंदी ने ही किया है। और उसके बाद लगातार जो उनके लोग आते रहे, चाहे वो आप उठा के देख लीजिए, फतावा आलमगीरी में देख लीजिए, उसके बाद फिर शाह वलीउल्लाह को देख लीजिए, उसके बाद फिर बाद में जो इनका जो इस किस्म हुआ है उसमें चाहे वो बरेलवी थॉट हो और चाहे वो आपका देवबंदी थॉट हो, एवरीवेयर इट इज़ देयर।
It is imbued. It is imbued. लेकिन फिर तो भी संजय टू जी, नेशन थ्योरी को आप अंग्रेजी में कह दें तो उससे ये नहीं हो जाता कि जिसने कहा उसको पहली बार कह दिया कि साहब ये टू नेशन थ्योरी है, तो वो थ्योरी पहली बार आई है। थ्योरी तो साहब तो कुरान पाक से ही आ रही है ना, और कहीं से थोड़ी आ रही है। लेकिन फिर संजय जी क्या वजह है कि मोरक्को से लेके इंडोनेशिया तक इसकी जो इस तरह की आर्टिकुलेशन है, सिवाय इंडिया और पाकिस्तान के कहीं सुनाई नहीं देती। और आज देखिए, पाकिस्तान के मुसलमानों को ले लें, वो कितने शौक से अमेरिका जाना चाहते हैं, कनाडा जाना चाहते हैं, यूरोप जाना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, और टू नेशन थ्योरी भी उनके जहन में होती है। तो फिर ये इसको कैसे देखते हैं आप? प्रैक्टिकली तो फिर टू नेशन थ्योरी ना हुई ना। जिन्ना साहब ने भी कह दिया था कि पंजाब में जो हिंदू हैं वो यहीं रहते रहेंगे, बंगाल में भी रहते रहेंगे, इसलिए कि एक पंजाबी जो है वो पहले पंजाबी होता है, उसके बाद हिंदू या मुसलमान होता है। इसी तरह एक बंगाली पहले होता है, मुसलमान या हिंदू बाद में होता है। वो तो वही 11 अगस्त वाली बात कर रहे हैं आप। मतलब 11 अगस्त से पहले की बात है, ये मई 47 की बात है। माउंट बैटन को उन्होंने लिखा था कि पंजाब को मत डिवाइड करना, बंगाल को मत डिवाइड करना, क्योंकि ये एक इकोनॉमिक यूनिट है, इसको अगर डिवाइड करोगे तो ये तबाह हो जाएगा। तो माउंट बैटन ने कहा था कि आपने तो मुझे बड़ा अच्छा आर्गुमेंट दे दिया इंडिया को यूनाइटेड रखने का, इंडिया को अगर डिवाइड करोगे वो यस, भी तबाह हो जाएगा। आई जी, रिमेम्बर दैट, यस। सो एक इंडियन भी, उसने कहा एक इंडियन भी पहले इंडियन होता है, उसके बाद हिंदू या मुसलमान होता है। तो ये कॉन्ट्रडिक्शंस भी तो है ना फिर। वो कॉन्ट्रडिक्शंस तो खैर है ही, लेकिन अल्टीमेटली तो आपको देखना पड़ेगा ना कि व्हाट वाज द ट्रिगर। अगर वो डायरेक्ट एक्शन डे की तकरीरें देखें आप 16 अगस्त 1946 की, तो उस वक्त जो उन लोगों ने कहा था वही तो उसका बेसिस है। दे रैन द डायरेक्ट एक्शन डे एज 17th रमज़ान डे, बैटल ऑफ बदर डे। 16 अगस्त 1946 का जो प्रचार किया गया था, बैटल ऑफ बदर डे, इसको करके जो लोग उसको सपोर्ट कर रहे थे उनको भी ये नहीं पता था कि आखिरकार इनके दिमाग में क्या है। वो तो जो थिंग्स अनफोल्डेड देन दे केम टू नो। डॉक्टर अंबेडकर की पार्टी ने उसका सपोर्ट किया था, जोगिंद्रनाथ मंडल ने उसका सपोर्ट किया था, और शेख मुजीबुर रहमान तो उसमें सबसे आगे थे कारिंदों में। तो और संजय जी, जो टू नेशन थ्योरी की आप बात कर रहे थे ना कि पूरी दुनिया में है, मतलब मलेशिया में आपको पता है कि नहीं, मैं कह रहा 60%, हूँ कि साहब हाँ, वो थियोलॉजी में 60% है ना। जी, 60% मुसलमान है और 40% वहां नॉन मुस्लिम हैं। तो वहां पे जो मेजोरिटी है उनके स्पेशल राइट्स हैं भूमिपुत्रा के कॉन्सेप्ट के तहत। और वहां पे वो नहीं कहते कि जी हिंदू, सॉरी, मुस्लिम और नॉन मुस्लिम इकट्ठे नहीं रह सकते, बिकॉज इट सूट्स देम। तो दैट इज वाई आपके जो पाकिस्तानी मौलाना है वो कहते हैं कि साहब कि ये आधे काफिर हैं, या फिर वो तो आजकल मोहम्मद बिन सलमान को भी काफिर बता रहे हैं ना। अब तो इस्लाम का परचम केवल और केवल पाकिस्तानी मौलाना ने उठा रखा है, भी जानते हैं, वो यही करते हैं कि साहब कि हम ही हैं खाली जो प्रॉफिट के परचम को उठाए रखने वाले अब केवल पाकिस्तान में बचे हैं। बाकी सब तो जो है वो काफिरों के इन्फ्लुएंस में आ गए। थैंक यू वेरी मच संजय जी, यू सेड मेनी थॉटफुल एंड थॉट प्रोवोकिंग थिंग्स। और अगर कोई दोस्त जो है अपोजिंग व्यू देना चाहें तो ही और शी इज वेलकम। थैंक यू। थैंक यू।